गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है यहीं से न्यूमेरिकल्स शुरू होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मेजर पार्ट न्यूमेरिकल्स का कूलम्ब्स लॉ है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल्स का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11th के ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेज। पॉइंट टर्म क्यों यूज किया गया था वो भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस करूँगा। एक मास दूसरे मास को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, लेकिन चार्जेज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। लाइक है तो रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा। लाइक है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अनलाइक है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। यहाँ भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके लिमिटेशन पे बात करूं, और मैं यहाँ लिख रहा हूं वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेज। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पूछा जाता है इज कूलम्ब्स लॉ स्टिल बी वैलिड फॉर द टू लार्ज साइज कंडक्टिंग स्फीयर। कूलम्ब्स लॉ स्टिल बी वैलिड फॉर टू लार्ज साइज कंडक्टिंग स्फीयर। आप कहेंगे नहीं, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। ऐसा क्यों है? आप देखिए, अगर मैं टू लार्ज साइज कंडक्टिंग स्फीयर लूँ और इसका सेंटर ये और इसका ये, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिया, जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि दोनों लाइक चार्जेज हैं, और लाइक में रिपल्सिव होगा फोर्स, रिपल्सिव की वजह से वो चार्जेज इधर नहीं होंगे, वो बल्कि अपोजिट एंड पे आ जाएंगे। यानी लाइक में मान लीजिए यहाँ पे चार्जेज हैं, ये Q1 है प्लस Q1, और यहाँ जो चार्जेज है ये जो चार्ज प्लस Q2 है। क्या आप कहेंगे कि दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस होगा? आप कहेंगे नहीं सर, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी जो फोर्स का फॉर्मूला जो लिखते हैं, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, तो r का वैल्यू यहाँ लिखेंगे जो एक्चुअल डिस्टेंस से कम लिखेंगे, और डिस्टेंस का वैल्यू अगर कम लिखेंगे जितना है, तो हमारा फोर्स का वैल्यू ज़्यादा शो करेगा। एक्चुअल में डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा अगर हम लेते तो फोर्स का वैल्यू कम होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस ले रहे हैं। और अगर कम डिस्टेंस हम लेंगे तो जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो ज़्यादा वैल्यू शो कर देगा। आर जितना कम एफ उतना ज़्यादा। तो और अगर लाइक होता तो क्या होता, अनलाइक होता तो क्या होता? यहाँ पर अनलाइक में अट्रैक्टिव की वजह से चार्ज का इधर और इसका चार्ज यहाँ आ जाता और इसका चार्ज यहाँ आ जाता, और एक्चुअल चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता जितना हम शो कर रहे हैं उससे। और डिस्टेंस कम हो जाता तो एक्चुअल में फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता और हम कम शो करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में फोर्स का वैल्यू कम है और हम ज़्यादा शो कर रहे हैं, डिस्टेंस कम ले रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। एक पार्ट ये रहा। टू पॉइंट चार्जेज, एक चार्ज यहाँ है Q1 और दूसरा चार्ज, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों थोड़ा बड़ा लिखने का। बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, बड़ा लिखिए। और दोनों के बीच का डिस्टेंस ही r हो सकता है, दोनों लाइक हो या दोनों अनलाइक हो। तो चाहे लाइक हो या फिर अनलाइक हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज। एक और टर्म आया मैग्नीट्यूड। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, हमें क्या लेना है, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। आप ये तो जानते ही हैं, लाइक है तो
रिपेल कर रहा होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। कूलम फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने में हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, एक तरफ 5 लिखेंगे और साथ में 2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे। हमें क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज। मैग्नीट्यूड मॉड लगा दे रहा हूं, आगे मैं मॉड शो नहीं करूंगा, अभी लगा दे रहा हूं मॉड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, इन कंबाइंड फॉर्म F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का वैल्यू देंगे, और ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको जो हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको। अब ये एप्सिलॉन जो लिखा है, ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट, इसका वैल्यू मुझे डायरेक्ट बता देना चाहिए। पता चला कि नहीं, ये जो कांस्टेंट है मीडियम डिपेंडेंट, यानी कि इस कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाएगा। उसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया, इस एप्सिलॉन का वैल्यू स्प्लिट किया गया 2 पार्ट्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, और यहाँ एप्सिलॉन के साथ आर लगा दिया, जिसको मैं कहूँगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू रखा गया और इसको छोड़ दिया गया मीडियम डिपेंडेंट के लिए, मीडियम के लिए। यानी एप्सिलॉन आर है, अभी बताऊंगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू फिक्स रखा गया। इसका मतलब दिस एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और इसका वैल्यू होता है 8.85, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10⁻⁻12, और यूनिट आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, ये तो रिलेटिव है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, 4 पाई का भी यूनिट नहीं होता। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो आप इसको यहाँ से न्यूमरेटर में ले आइए और एफ को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो क्या होगा, ऊपर Q1 Q2 मतलब कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया, नीचे एफ न्यूटन आ गया है, और आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर भी हो गया, यानी हो गया ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू हो गया 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑन दिस बेसिस, और इस बेसिस पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर का वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने क्या किया, 4 लिखा, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लिखा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ से लिखा, तो ये वैल्यू बन जाता है 9 × 10⁻⁹, और ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, तो यानी इसका यूनिट अपोजिट हो जाएगा, और ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमने लिख दिया। आपको दोनों का वैल्यू याद रखना जरूरी है, और साथ में यूनिट के साथ याद रखिएगा हमेशा। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों इसका वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ बच्चों, हाँ सर मुझे याद है 8.85 10⁻⁻12, आगे यही तो, सर पता चला बच्चा यूनिट नहीं बोल रहा, और यूनिट लिखना जरूरी है, जानना जरूरी है, बड़ा यूजफुल है ये। तो इसका वैल्यू ये हो गया, ये सिंपल है। अब मैं थोड़ा आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा होगा जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़े थे,
वहाँ पर 2 मासेस था, यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, डिस्टेंस वहाँ भी था, उसी तरह से डिस्टेंस यहाँ भी डिफाइन किया गया। फ़र्क यह है कि वहाँ जो कांस्टेंट था कैपिटल जी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। यहाँ पर जो हटाया है, अच्छा एनसीईआरटी में ना आप अक्सर देखेंगे के लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी को, मैं के नहीं लिखता, आपको पता चल जाएगा मैं के क्यों नहीं लिखता, क्योंकि के लिखने से वो मीडियम के बारे में कोई पता नहीं चल रहा, पहला चीज़। दूसरा है आगे वही के हम यूज करते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, और जो यहाँ पर यूज भी है, कहीं और यूज होता सिर्फ और यहाँ नहीं होता, तो चलो एक ही सिंबल 2 जगह यूज हो सकता है। अभी पता चला कि नहीं यहीं हमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करना है, और एक ही सिंबल 2 जगह मैं यूज, मतलब एक ही 2 सिंबल एक ही टॉपिक में यूज करूँ, सेम सिंबल 2 अलग अलग मीनिंग, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए पूरा जानिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका क्या लिखा था अभी फिर से लिख रहा हूँ, एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मैंने कहा दिस एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, और ये Q1 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ सिर्फ मीडियम के बारे में, तो ये पता चलता है कि ये जो फोर्स है और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो मीडियम डिपेंडेंट है इसका वैल्यू, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, या उसका उल्टा, फोर्स जहाँ जितना कम लग रहा समझ जाइए इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब मैं आप उसको समझाने के लिए थोड़ा ध्यान दे, कुछ एग्जाम्पल यूज करता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेज हैं और दोनों को हमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, फोर्स यहाँ सबसे ज़्यादा वैक्यूम में है, एयर भी ले लेते हैं साथ में। तो क्या देखा, इन दोनों के बीच, 2 चार्जेज के बीच का जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कब लग रहा है, जब दोनों पॉइंट चार्जेज को हमने एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है। सेम डिस्टेंस पे अगर इन दोनों चार्जेज को सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरी मीडियम में ले जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू कम होने लगता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स कब लग रहा है, जब उन दोनों चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखा गया सेम डिस्टेंस पे। तो क्या देखा हमने, यानी कि एयर या वैक्यूम में उन दोनों चार्जेस को जब मैं रखूंगा तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। यानी ये चार्ज एक Q1 है और ये चार्ज एक Q2 है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा, कहाँ रखा, तो एयर में या वैक्यूम में, तो सब फोर्स क्या लग रहा है सबसे ज्यादा। आप सोचिए अगर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है तो क्या मैं रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम नहीं ले सकता। तो फिजिसिस्ट जो इस पे काम वर्क करते हैं, जिन्होंने ये सब स्टडी आपके सामने रखा है फॉर्मूला ड्राइव करके, तो उन्होंने सबसे कम वैल्यू कितना लिया है 1। इसका वैल्यू सबसे कम लेना था, क्यों, एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है तो इसका वैल्यू सबसे कम, और वो कम कितना लिया गया 1, सबसे कम वैल्यू कितना लिया गया है 1। तो यानी कि फॉर एयर और वैक्यूम दिस एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 ले लिया गया, और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी मीडियम में वैल्यूज को लिया गया, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी मीडियम में वैल्यूज को लिया गया। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे हम ले जाते हैं ऐसे मीडियम में जहां माइका शीट्स हैं, माइका शीट्स आप जानते हैं, और वो उस मीडियम में जाते ही फोर्स का वैल्यू घटकर 1/6 हो जाता है। यानी जितना वैल्यू फोर्स जितना लग रहा था एयर में, अब फोर्स घटकर कितना हो गया 1/6। आप सोचिए फोर्स का वैल्यू घट गया सेम डिस्टेंस पे, तो इसका वैल्यू, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसका वैल्यू बढ़ गया, एयर के लिए कितना था 1, तो उस मीडियम के लिए कितना हो जाएगा 6। यानी कि इन ए मीडियम ऑफ माइका शीट्स में जैसे जाता है, मैं m लिख देता हूं माइका के लिए, तो उसमें जाते हैं तो एयर में जितना फोर्स लग रहा था, एयर के लिए a लिख दे रहा हूं, उसका 1/6 हो गया। फोर्स का वैल्यू बच्चों घट गया 1/6, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो इसका रिलेटिव परमिटिविटी हो गया बढ़कर 6 हो गया। सबसे कम एयर के लिए 1 था, फोर्स का वैल्यू अब जितना कम लगेगा इसका वैल्यू उतना बढ़ेगा, दोनों का रिलेशन इनवर्स है।
अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वाटर में ले जाकर लगते हैं, वाटर में ले जाता है सेम डिस्टेंस में, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है और कम हो जाता है। एयर में जितना लग रहा था फोर्स अब उसका 1/81 टाइम्स हो जाता है। फोर्स का वैल्यू घटकर 1/81 टाइम्स हुआ तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू बढ़कर 81 टाइम्स हो जाएगा। एयर के लिए 1 तो उसका 81 टाइम्स कितना हो गया 81, यानी इन वाटर मीडियम अगर मैं वाटर मीडियम में आता हूं तो क्या देखता हूं, वाटर में जो फोर्स है वो जितना फोर्स लग रहा था एयर में उसका 1/81 टाइम्स हो गया। यानी इससे ये पता चलता है कि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो 81 हो जाएगा। फोर्स जितना घट रहा है ये उतना बढ़ रहा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उन दोनों चार्जेज को सेम डिस्टेंस पर रखकर बीच में एक मेटल शीट डाल दिया गया। अब मेटल शीट को न इसका फील्ड क्रॉस कर सकता है न इसका फील्ड क्रॉस कर सकता है, न फर्स्ट चार्ज का फील्ड सेकंड चार्ज पे पहुंच सकता है और न सेकंड का फील्ड फर्स्ट पे पहुंच सकता है। फोर्स लग रहा होगा लेकिन वो जो मेटल शीट पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो वो उसकी वजह से लग रहा होगा उसमें, न कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पे फोर्स लगा रहा होगा और न ही सेकंड फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब दोनों का एक दूसरे पे फोर्स जीरो हो गया। अगर फोर्स का वैल्यू घटकर जीरो होता है तो क्या बच्चों ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब इफ these two charges are separated by a metal sheet are मैंने क्या कहा, if these two charges are separated by a metal sheet then अब आप मेटल देखते हैं तो फोर्स का वैल्यू घटकर क्या हो जाता है, घटकर हो जाता है जीरो। इससे ये पता चलता है कि रिलेटिव परमिटिविटी मेटल के लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट। मेटल या कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, इनफाइनाइट। याद रहेगा। बाय डिफॉल्ट जब मीडियम का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं बताया हुआ होता मीडियम के बारे में, तो हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, वैक्यूम लेते हैं। और एयर वैक्यूम लेने से इसका वैल्यू क्या होगा 1, और वैल्यू सिर्फ क्या लिखेंगे, एफ का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² बाय डिफॉल्ट। लेकिन स्पेशली कहता है कि नहीं कोई और मीडियम है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, तो यहां पर आपको 6 लिखना पड़ेगा ε0r के जगह पे। और दूसरा मीडियम है तो जो वैल्यू होगा उतना लिखना पड़ेगा। कोई एक बार दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया और अलग अलग सेट में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया। कहा गया कि एक मीडियम में दो चार्जेस को ले जाते हैं और सेम डिस्टेंस पे रखा जितना एयर में रखा गया था, तो फोर्स का वैल्यू 1/10 टाइम्स हो जाता है। जितना एयर में लग रहा था उसका 1/10 टाइम, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। हालांकि रिलेटिव परमिटिविटी का एक दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अभी मैं लिख दूंगा। तो उसी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब कहता है कि अब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, आप कहेंगे इसमें क्या है, फोर्स अगर घटकर 1/10 टाइम्स हो गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 10 टाइम्स हो जाएगा। यानी एयर के लिए 1 तो उसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 10। दूसरे में पूछता है सेट में कि फोर्स जो है दूसरे मीडियम में जब जाते हैं और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, वाटर है 81 की जगह उसने 80 यूज किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 80 है, तो उस मीडियम में कितना हो जाएगा फोर्स। जब एयर में एफ था तो सेम डिस्टेंस पे, तो एयर में एफ था सेम डिस्टेंस पे दूसरे मीडियम में गए तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F/80, क्योंकि 80 था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वो कहता है कि नहीं फोर्स हो गया F/80 तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ऑब्वियसली 80 हो जाएगा। कहता है कि फोर्स घट के 0 हो गया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, आप कहते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए मेटल या कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, इनफाइनाइट। और रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट, फोर्स क्यों होता है, दोनों फोर्स क्या होता है 0, क्योंकि उसको कितना भी स्ट्रॉन्ग
फील्ड हो किसी मेटल शीट को क्रॉस नहीं कर सकता। और इससे मुझे कोई टॉपिक छोटा सा याद आया, एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना। नहीं कहते हैं घर सील हो गया, यानी कि ना घर से कोई बाहर जा सकता है और ना बाहर का कोई अंदर आ सकता है। एरिया सील हो गया, आजकल देख ही रहे हैं ये जो कोरोना चल रहा है, इसमें कितना जो है कंटेनमेंट जोन आता गया, एरिया सील होता गया। तो एरिया सील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि उसमें ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। तो कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है लाइटनिंग की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन चैम्बर कैसा बनाया जाए? क्या काफ़ी थिक प्लास्टिक का एक कवर बना दिया जाए और कह दिया जाए इसके अंदर चले जाइए और इसको टच नहीं करिएगा, बीच में रहिएगा तो आप प्रोटेक्ट हो जाएगा? नहीं, पता चला नहीं, प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहे जितना भी हो, मान लेते हैं प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उस प्लास्टिक के लिए 50 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फोर्स का वैल्यू घटकर 1/50 टाइम्स हो गया होगा। मान लो कुछ और मिक्स किया, 100 हो गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फोर्स का वैल्यू घटकर 1/100 टाइम्स हो जाएगा। यानी फील्ड लाइंस जो आएगा, जो एयर में जिससे पूरा फील्ड लाइंस पहुंच जाता था एक चार्ज से दूसरा चार्ज तक, वैक्यूम में पूरा नहीं पहुंचेगा लेकिन 1/100 टाइम्स तो पहुंचेगा। वहाँ 100 फील्ड लाइंस पहुंचता था एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे एयर या वैक्यूम में, यहाँ पर एक ही फील्ड लाइन पहुंचेगा। फोर्स तो फिर भी लगेगा, फिर भी अब तक फील्ड लाइंस पहुंच जाएगा। कितना? भले 1/100 टाइम्स। अब पता चला कि वो जो होना चाहिए था, सपोज लाइटनिंग का जो फील्ड है वो 1000 टाइम्स नॉर्मली या 10,000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तो उतना कम होने के बावजूद भी इतना फील्ड आ जाएगा जो आपको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, आपको बर्न करने के लिए काफ़ी है उतना फील्ड। तो कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? तो पता चला कि नहीं, मेटालिक चैम्बर बना दीजिए, मेटालिक चैम्बर बना दीजिए और उस प्रोटेक्शन में उसके अंदर चले जाइए विदाउट टचिंग द मेटालिक पार्ट, उसको टच किए बिना उसके अंदर चले गए। कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वो मेटालिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? उसको क्रॉस ही नहीं कर सकता। अब लास्ट क्लास में भी देखा था कि उतना ही चार्ज उधर इंड्यूस हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का, और वो मेटल के अंदर फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अंदर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आपके पास भी नहीं आ सकता, और आपके पास नहीं आएगा तो क्या है, आप सेफ हैं। यानी मेटालिक शील्डिंग में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आप क्या यूज करेंगे? मेटल यूज करेंगे। आपको सोच के लगता है कि नहीं प्लास्टिक ज़्यादा सेफ है, इंसुलेटर है, आपको टच करने को कौन कह रहा? मेटल ज़्यादा सेफ है क्योंकि मेटल को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज करना, आप क्या यूज करेंगे? मेटल यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है, आप जा रहे होते हैं कहीं ड्राइव करते हुए, अचानक बारिश होने लगती है, तेज लाइटनिंग होती है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? रोड पे किसी पेड़ के नीचे भागेंगे, रोड पे दौड़ेंगे, या गाड़ी के अंदर ही खुद को पूरी तरह से लॉक कर लेंगे, सीट पे ही आप दुबक कर बैठ जाएंगे? क्या कर सकते हैं? तो पता चला कि नहीं, अगर पेड़ के नीचे गए तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि लाइटनिंग का जो फील्ड होगा, जो चार्ज होगा, वो पेड़ को होते हुए अर्थ में जाएगा। वहाँ हम सेफ नहीं है, रोड पे तो बिल्कुल सेफ नहीं है। गाड़ी के अंदर है तो क्या हुआ, वो मेटल पार्ट है, अगर मेटल पार्ट जितना दूर में है उतना ही उसके नीचे खुद को आपने बचा लिया है, तो मेटल को क्रॉस कर कर आप तक नहीं पहुंच सकता और आप सेफ हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कि ये जो भी बताया था कि एप्सिलॉन है, ये दिस एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, इन दोनों का प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इज epsilon is permittivity of the medium. This epsilon naught is absolute permittivity of the medium of the free space, and this epsilon r is relative permittivity of the medium. This is the permittivity of the medium, absolute permittivity of the free space and relative permittivity of the medium. एक बार क्वेश्चन आता है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको बता दिया दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसका सिंबल क्या होता है? हमेशा के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए।
तो दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी भी मीडियम का ही बारे में बता रहा, कितना फील्ड लाइंस को परमिट करेगा, और के क्या है उसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो मैंने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी, मतलब वन। व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? आप सोचते हैं क्या पूछा जा रहा है, हो सकता है क्या पता आपको ये ऐसे लिखने का नहीं आदत होता, आप सिर्फ के लिखते हैं, आप बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं क्या पूछ रहा। यहाँ तो आपके लिए कहा कर ये तो कुछ भी नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी वन। व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? आप कहेंगे ये जब वन हो गया सर तो परमिटिविटी वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट है, और उसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इफ relative permittivity of a medium is unity, then permittivity is same is equal to that of the absolute permittivity of the medium of the free space, which is equal to 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया, बहुत आसान। तो एक पार्ट तो आपने ये समझा, और आपको ये भी बता दिया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये भी आप समझ गए। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? अब मैं आपका बात तो सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये वैल्यू आप समझ चुके हैं। अब मैं एयर या वैक्यूम के लिए लिखता हूं जो बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। जब तक आपको कोई मीडियम का इंफॉर्मेशन ना हो तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे? वो एयर ही मानेंगे और वैक्यूम मानेंगे। और उसके लिए क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू 1 होगा और f का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। एक छोटा सा ऐसे बच्चों वाला एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला होगा। जैसे Q1 है सपोज +5 माइक्रोकूलम, Q2 है -2 माइक्रोकूलम, R का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू क्या हो? देख रहा, मैंने बच्चों वाला बोला, कितना मुश्किल दे दिया। ऐसा ही करता हूं मैं। तो F का वैल्यू बाय डिफॉल्ट, मीडियम का इंफॉर्मेशन नहीं है, हम क्या लेंगे? एयर लेंगे, वैक्यूम लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसका वैल्यू लिख दिया 9 × 10⁻⁹। ऐसा यूनिट ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चार्ज क्या है? 5 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है कूलम, और दूसरा चार्ज -2 माइक्रोकूलम। लेकिन बताया है कि हम लोग कभी भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो क्या लेंगे? सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, और वो मैग्नीट्यूड कितना है? 2 × 10⁻⁻6। Q1 Q2 हमने लिख लिया। R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर दिया, और उसका स्क्वायर भी होगा, यानी ये 10⁻⁻1 हो गया। इसका स्क्वायर किया तो पावर -2 हो गया, ऊपर गया तो +2 हो गया, 9 के साथ मिला दिया तो पावर 11 हो गया। तो यहाँ +11 पावर हो गया और यहाँ -12 हो गया, यानी फिर भी -1 बचा पावर। अब यहाँ पर देख लें, ये 5 × 2 = 10, -1 भी गया, तो सिर्फ 9 न्यूटन का फोर्स हो गया। बहुत आसान था। तो मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दिया। अब आगे मूव करते हैं। इसको मिटा रहा हूं, देखता हूं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो छोटा मोटा कैलकुलेशन में आपको ऐसे एक्सपर्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए एकदम से। मैं कहता हूं तुरंत आपको सोच लेना है, मैं तो बोल ही दूंगा आंसर। अगर 2 चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे एयर में या वैक्यूम में रखा गया और दोनों के बीच फोर्स F है, बाद में मैंने क्या किया? दोनों चार्जेस को, ईच चार्ज को डबल कर दिया और दोनों के बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया, तो न्यू फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? दोनों चार्जेस को हमने ईच चार्ज को डबल किया, यानी जितना ये था ये भी डबल हो गया, ये भी डबल, तो 2 × 2 = 4 ऊपर आ चुका। डिस्टेंस हाफ कर दिया तो R का R/2 करेंगे तो नीचे स्क्वायर से नीचे 4 हो जाएगा, वो भी 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 4 = 16, और वो फोर्स हो जाएगा 16 टाइम। समझ रहे हैं? अगर मैं सिर्फ इस डिस्टेंस को डबल करता तो 1/4 होता, सिर्फ इस डिस्टेंस को हाफ करता तो 4 टाइम्स हो जाता,
सिर्फ एक चार्ज को डबल करता, एक को सेम रहने देता तो 2 टाइम्स होता। सिर्फ दोनों चार्ज को डबल डबल करता तो 4 टाइम्स हो जाता। चार्ज को भी डबल डबल करता और डिस्टेंस को भी डबल कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज डबल डबल तो 2 2 जा 4 हो गया, डिस्टेंस भी डबल तो नीचे भी 4 हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन चार्ज को डबल डबल और डिस्टेंस को हाफ कर रहा हूं तो ऊपर 2 2 जा 4 हो गया, डिस्टेंस हाफ करने से r/2 का स्क्वायर r² 4 हो गया, 4 ऊपर चला गया तो 4 4 जा 16 टाइम्स हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, 1 मार्क का क्वेश्चन जानते ही कुछ भी पूछ देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कि नहीं जो फोर्स था वो हो जाता है 1/3 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाता है 1/3 टाइम्स, डिस्टेंस कितना हो गया होगा, तो मैं कहूंगा √3 टाइम्स। आप कहेंगे सर कैसे बोल दिया, तो मैं क्या करता हूं हमेशा जो मेरे अननोन है मैं हमेशा LHS में रखता हूं। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट, जैसे ये चेंज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली ये चेंज होगा, यानी f का वैल्यू r पे डिपेंड करता है। दोनों वेरिएबल्स हैं लेकिन r जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर मैं इसका उल्टा लिखूं तो r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, यानी कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ f। फोर्स कितना हुआ था 1/3 टाइम्स, तो f की जगह वो f/3 लिखेंगे तो रूट तो 3 के साथ भी रहेगा, f/3 तो वो क्या होगा √3 ऊपर आ जाएगा। तो इससे ये क्या पता चलता है कि अगर फोर्स हो गया है, फोर्स कितना हो गया है, फोर्स हो गया है अगर 3 टाइम्स तो ये कितना हो गया होगा, अगर फोर्स हो गया 3 तो यहाँ 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा r1/3। ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो यानी कि f हो गया 3 टाइम्स तो यहाँ लिखिएगा √3f, तो नीचे क्या आ जाएगा √3, तो r हो गया 1/3 टाइम्स, 1/√3 टाइम्स। अगर कहता कि नहीं फोर्स 1/3 हो गया तो f की जगह f/3 लिखते तो √3 ऊपर आ जाता, इसका पता चलता है का r जो है √3 टाइम्स हो गया। आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, सही है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं। आप समझ गए हैं कि दो चार्जेज के बीच का फोर्स सबसे ज्यादा तब होगा जब वो दोनों चार्जेज एयर या वैक्यूम में होगा सेम डिस्टेंस के लिए। अगर हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। आप कहेंगे सर फोर्स तो कम हो गया लेकिन मैं चाहता हूं सेम लगे फोर्स, तो मैं कहूंगा तो डिस्टेंस कम कर दो। अब डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़कर उतना ही हो जाएगा जितना एयर में लग रहा था, ऐसे ही करने पर वो चीज़ हो पाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर इज F when separated by a distance r। कितना फोर्स है F। फाइंड द न्यू सेपरेशन in a medium of dielectric constant K so that the force between them remains same। उसको मैं लिख रहा हूं यहां। तो बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर इज F when separated by a distance r। What should be the new separation between the same point charges in a medium of dielectric constant K so that the force between them remains same। एयर में दोनों के बीच कितना फोर्स है, दोनों चार्जेस के बीच फोर्स जो है वो F है, r डिस्टेंस पर रखा गया। दूसरे मीडियम में चले गए तो अब नया सेपरेशन क्या लें जिससे फोर्स का वैल्यू फिर से सेम रहे। अगर आप एयर में देखते हैं, एयर में पहले फोर्स का वैल्यू कितना है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। आप जानते हैं एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन अब दूसरे मीडियम में आते हैं आप, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है K दे रखा है क्वेश्चन में, F का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्वेश्चन ने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा था, एप्सिलॉन r नहीं लिखा था क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन r जो K दे रखा है Q1 Q2 बाई r²। समझ गए। r नहीं लेकर अब नया डिस्टेंस पूछ रहा तो मैं उस डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ x, तो नया सेपरेशन पूछ रहा आपसे। अब आप खुद देखिए, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दूं तो आप क्या देखेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा 1/r² और इसमें क्या बचेगा
1/kx², यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू r²/k। तो जो न्यू सेपरेशन होना चाहिए, न्यू सेपरेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, r का 1/√k टाइम्स। नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि अगर आप मीडियम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। आप सेम फोर्स चाहते हैं तो डिस्टेंस कम करिए। कितना कम करना पड़ेगा? जितना उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दूसरे मीडियम का, उसका 1/√रूट टाइम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एयर में फोर्स F था, हम दूसरे मीडियम में चले गए और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज 81 टाइम्स है, 81 है। कितना है उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 81। वाटर है तो नया सेपरेशन कितना होना चाहिए उसका? 1/9 टाइम्स, क्योंकि r/√81 करेंगे तो वो r/9 हो जाएगा। तो ये एक आसान सा था, ये भी आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कराता हूं मैं। एक, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। और ग्रेविटेशन में होता क्या था कि एक प्लैनेट है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट with a certain velocity, so that the centrifugal force arises must be able to balance the gravitational force। तो बाहर में कौन सा फोर्स लग रहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर में कौन सा फोर्स लग रहा उस प्लैनेट के थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों बैलेंस्ड है, इसीलिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा। अगर आप सोचेंगे कि व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज, तो एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड एक नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड एक नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? विद अ सर्टेन स्पीड सो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेज मस्ट बी एबल टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंदर में अब कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाहर में कौन सा फोर्स है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर वो अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है किसको बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या लिखते हैं? mv²/r। बिल्कुल याद होगा बच्चों, अच्छे से याद होगा। या m ओमेगा, v का वैल्यू r ओमेगा लिखेंगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो m ओमेगा²r। ओमेगा का वैल्यू अगर आप 2π टाइम पीरियड लिखेंगे ऐसा हो जाएगा, या 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ऐसा हो जाएगा, यानी कोई भी लिख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, अ नेगेटिव चार्ज Q2 ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज Q1 in a circular path of radius r. Find its time period. A negative charge Q2 of mass m is revolving around a fixed positive charge Q1 plus Q1 in a circular path of radius r. Find its time period. आप जानते हैं it is revolving, it means the centrifugal force arises. कितना वैल्यू है टाइम पीरियड के टर्म में अगर मैं लिखूं, क्योंकि टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, m
2 पाई बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू आर। अंदर में कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं पूछता हूँ बाहर कौन सा फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का ही तो इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए दोनों तो नहीं बोल सकते आप। तो बाहर कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बैलेंस्ड है तभी पॉसिबल है। तो आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, आप कहेंगे एज इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेज मस्ट बी एबल टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m 2 पाई बाई टाइम पीरियड स्क्वायर इनटू r and electrostatic force between 2 point charges 1 by 4 pi epsilon naught product of magnitude q1 q2 divided by square of the distance between them which is equal to r, the radius. And then we can find the value of time period by calculating m 4 pi square by t square into r 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. What will be the value of t square? That t square equal to 4 pi square m 4 pi square m into r cube into 4 pi epsilon naught divided by q1 q2। और टाइम पीरियड चाहिए, आपने आराम से निकाल लिया ना, आसान है। कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी का पहला पार्ट भी पूरा कूलम्ब्स लॉ ही है, या दूसरा भी कह सकते हैं, पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। तो आज हमने जो डिस्कस किया, कूलम्ब्स लॉ हमने जाना, पॉइंट चार्ज के लिए क्यों वैलिड है ये भी जाना हमने, और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट है, पूरा वैल्यू कांस्टेंट का डायरेक्ट नहीं लिख पाते, जिसमें हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा, कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन आर क्या है, एब्सोल्यूट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। तो ये जहां पर मैंने कहा दिस एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। कोई कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का यूनिटी है, 1 है, तो उसका उस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, आप कहेंगे दैट परमिटिविटी विल बी इक्वल टू द absolute permittivity epsilon naught and which is equal to 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एयर के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग एयर वैक्यूम लेते हैं जिसमें इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। और ये कैसे यूज करना है इस पर हमने एग्जांपल भी दिया था, और हमने बताया था कि एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 क्यों लिया जाता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जब 2 पॉइंट चार्जेस को रखते हैं तो उन दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। जब फोर्स सबसे ज्यादा है तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, और वो कितना लिया गया, 1, और उसी के रिस्पेक्ट में बाकी अदर मीडियम के लिए लिखा गया है। उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में अगर आप जाते हैं और फोर्स का वैल्यू घटकर 1/6 टाइम्स हो जाता है, यानी जितना एयर में लग रहा था और उस मीडियम में चले गए और फोर्स का वैल्यू घटकर कितना हो गया, 1/6 टाइम्स, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6। ये किसकी वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। इससे भी इसका डेफिनेशन लिखा गया, हमने डिस्कस किया इस पे क्वेश्चंस। अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कूलम्ब्स लॉ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, और जो जो क्वेश्चन मैंने कराया है रजिस्टर और पेन अपने साथ रखकर आप पॉज करके उतना देर में प्रैक्टिस करेंगे, उसको इसी तरह से करेंगे जैसे क्लास में होता है। वो क्लास में जो 1.5 आवर लग जाता है, यहाँ पर वो चीज़ 40 मिनट्स में हो जाता है, क्योंकि आपको नोट करने का टाइम जो है यहाँ पर मैं नहीं देता, वो पॉज करके आप अपने से नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।